Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 2 of the chapter Change in Profit Sharing Ratio. We will be discussing topic 3 now. In this topic we will discuss about accounting of reserves, accumulated profits and losses when there is a change in the profit sharing ratio and its accounting treatment. Accounting treatment of reserves, accumulated losses and revaluation. On reconstitution of partnership firm, the partner scans firm's financial position, balance sheet, that is reserves, accumulated losses, assets and liabilities. So जब भी reconstitution of partnership firm होती है, reconstitution of partnership firm कब होती है? जो मैंने आपको 5 कंडीशंस पहले बताई थी, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और अमेलगमेशन। सो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी तो पार्टनर्स क्या करते हैं, वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, सो फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता लगती है हमारे को? बैलेंस शीट से। सो बैलेंस शीट को पूरी की पूरी स्कैन करते हैं और जब बैलेंस शीट को जब हम स्कैन करते हैं तो हमें क्या दिखता है? पहले हमें कैपिटल दिखती है, फिर हमें रिजर्व्स दिखते हैं, फिर अगर कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं तो वो पड़े होते हैं एसेट साइड पे, बिल्कुल लास्ट आइटम। हमें एसेट्स दिखाई देते हैं और हमें लाइबिलिटीज दिखाई देती हैं। The logic behind this exercise is the new relationship should not get undue benefit due to previously earned or unearned profits or suffer losses due to previously earned or unearned losses. So ये इसका लॉजिक क्या है, ये हम ये क्यों करते हैं? सो ऑब्वियसली जब भी ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है तो आपने देखा इन सब में या तो जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है या कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है। सो इस तरीके से हो रहा है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नए रिलेशनशिप को जो है उसको प्रीवियसली अगर कुछ या तो कमाए हुए या जो कुछ छुपे हुए अगर कोई प्रॉफिट्स है तो उसका बेनिफिट मिल जाए, या जो है कोई लॉसेस कुछ पड़े हुए हैं वहां पे तो उसको नुकसान उठाना पड़े। अब सपोज कर लीजिए कि एक फर्म है और आप जो है एज ए न्यू पार्टनर उसके बीच में इंडक्ट हो रहे हैं और उसके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है या कुछ और लॉसेस उसके बीच में पड़े हुए हैं जो कि P&L में राइट ऑफ नहीं हुए और उन्होंने उसको जो है एसेट साइड पर रख लिया। तो क्या आप नहीं चाहोगे, आप क्यों उन प्रॉफिट्स उन लॉसेस का जो है सफर करोगे? वो तो प्रीवियसली कमाए हुए थे या प्रीवियसली जो है सफर किए हुए थे। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को साफ करना पड़ता है। अगर कुछ हमारे को इस तरीके से दिखता है कि कुछ लॉसेस वगैरह पड़े हुए हैं जो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड पे पड़े हुए हैं तो पार्टनर्स के अकाउंट में उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। इसी तरीके से जो है पार्टनर्स ये भी सोच सकते हैं कि हमने जो है पहले बहुत अच्छी मेहनत करी है, मेहनत करके जो है हमने ये रिजर्व्स क्रिएट कर लिए हैं अपने प्रॉफिट्स में से, राइट। सो अब जो ये रिजर्व्स जो हैं इसका फायदा नए पार्टनर को क्यों दिया जाए? तो ऐसा करते हैं क्योंकि ये रिजर्व्स हमने कमाए थे, सो इसलिए जो है इन रिजर्व्स का जो है फायदा भी हमें मिलना चाहिए। अगर हम इन रिजर्व्स को नहीं बांटेंगे तो कल को जो नया पार्टनर है उसको भी इसमें हिस्सा देना पड़ जाएगा। तो जितने भी रिजर्व्स हैं उसके बीच में जो है उसको अगेंस्ट अगर कुछ लाइबिलिटी है तो उसमें से एडजस्ट करके जितने भी रिजर्व्स बच जाते हैं उनको जो है पार्टनर्स अपने अकाउंट में जो है क्रेडिट कर लेते हैं ताकि नए पार्टनर को उसका फायदा ना मिले। During this scanning process, partners may find free reserves like general reserve, profit and loss account, credit balance. These are distributed among partners in their एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब हमने स्कैन किया, इस स्कैनिंग प्रोसेस में हमारे को कुछ फ्री रिजर्व्स मिल गए, जैसे हमारे को एक जनरल रिजर्व मिल गया, हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मिल गया। सो ये जो है जो पार्टनर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या जिसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलते हैं उसके बीच में पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। Specific purpose reserves like workman compensation reserve are compared with any workman claim. Investment fluctuation reserve is compared with market value of investments, and any excess reserve is distributed to the existing partners in their existing profit sharing ratio, and any short reserve is taken to the revaluation account. अब जैसे हमारे को फ्री रिजर्व्स मिले, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इसी तरीके से कई बार फर्म जो है स्पेसिफिक रिजर्व्स भी क्रिएट करके रखती हैं, जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इसलिए बना देते हैं कि फैक्ट्री में कल का कोई एक्सीडेंट हो जाए, भगवान न करे, तो जो है इस ये जो रिजर्व है इसी को यूज करते हुए कोई अगर क्लेम आएगा तो उसको हम पे कर लेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए फर्म ने जो है कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो जो है इन्वेस्टमेंट जो है ऑब्वियसली मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है और मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से उसकी वैल्यू बढ़ सकती है या कम हो सकती है। सो
अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो उसके अगेंस्ट में हमने एक रिजर्व बनाया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट को उसके ट्रू वैल्यू पे ले आते हैं और उस रिजर्व में कुछ बचा हुआ है तो वो भी जो है पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। पार्टनर्स में ऑल्सो फाइंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज और फिक्टिशियस एसेट्स, दीज आर रिटर्न ऑफ एंड चार्ज टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर करंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर्स को अच्छी चीजें तो मिली, रिजर्व्स भी मिल गए, उनको फ्री रिजर्व्स भी मिल गए, स्पेसिफिक पर्पस रिजर्व्स भी मिल गए, जिसमें इवन आफ्टर पेइंग द क्लेम और इवन आफ्टर राइटिंग डाउन द इन्वेस्टमेंट उसके बाद कुछ रिजर्व्स का जो में पैसा फिर भी बच गया। इसी तरीके ये तो अच्छी चीजें हो गई, लेकिन ये भी तो हो सकती है कुछ हमारे को जो है खराब चीजें हमारे को दिख जाएं। खराब चीजें क्या है कि हमने कुछ मार्केटिंग की कुछ एक्सरसाइज करी थी, उसके ऊपर जो है बहुत खर्चा हुआ और हमने सोचा भाई इसका बेनिफिट तो अगले 3 साल तक मिलना है। ये जो हमने मेजर एडवर्टाइजिंग कैंपेन किया है या कोई इवेंट किया है या हमने कुछ मैच स्पॉन्सर किया है तो इससे एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो रही है जिसका हमें जो है 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा करते हैं इस खर्चे को जो है हम 3 साल में राइट ऑफ करेंगे, तो उस खर्चे को जो है P&L अकाउंट में नहीं लिया जाता, उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा दिया जाता है। सो ये जो चीज है इसको हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं, राइट। सो ये जो है खर्चे आइडियली P&L में चले जाने चाहिए थे। इसी तरीके से कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हो सकते हैं, कैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आ गया, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमारा डेबिट साइड पे चला गया, लेकिन मैंने उसको जो है पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट नहीं किया। सो इस तरीके की कोई भी चीजें हमें मिले, कोई फिक्टिशियस एसेट मिले, डेफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, P&L का डेबिट बैलेंस, तो उसको हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को उनके एग्जिस्टिंग या जो करंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके बीच में उनको डेबिट कर देते हैं। पार्टनर्स रीवैल्यूएट मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड रीमेजर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। Any change in the value of assets or liabilities is dealt via revaluation account and the resultant gain or loss is shared among the existing partners in their current profit sharing ratio। अब जब ये स्कैनिंग प्रोसेस है, हमने रिजर्व्स देख लिए, हमने एक्यूमुलेटेड लॉसेस देख लिए, हमने स्पेसिफिक पर्पस रिजर्व्स देख लिए और उनके अगेंस्ट में कुछ लायबिलिटी है ये भी हमने चेक कर लिया। फिर उसके बाद जो है पार्टनर्स जो है ना उन्होंने अपनी एसेट्स और अपनी लायबिलिटीज को भी एक बार उन्होंने स्कैन किया। उन्हें ये लगा कि लैंड जो है हमने बहुत साल पहले जो है खरीदी थी और उसकी जो है वैल्यू से 10 लाख थी, लेकिन आज उसकी वैल्यू जो है 50 लाख हो गई है, तो लैंड की वैल्यू जो है अप्रिशिएट हो गई है। सो हम जो है बुक्स में लैंड की एग्जैक्ट वैल्यू दिखाते हैं। अगर कोई नया पार्टनर आ जाएगा तो उसे जो ये गेन इन द वैल्यूएशन ऑफ लैंड है उसका फायदा क्यों मिले। सो हम क्या करते हैं, इस लैंड को अपनी बुक्स में उसकी ट्रू वैल्यू पे दिखा देते हैं। इसी तरीके से कुछ और एसेट्स हो सकती हैं जिनको हम डेप्रिशिएट करते आ रहे हैं लेकिन उनकी वैल्यू एग्जैक्टली उतनी नहीं है। मैंने सामान ढोने के लिए लॉरी उठा रखी है और उसको मैं डेप्रिशिएट करता आ रहा हूँ 10% के हिसाब से, लेकिन जब मैंने उसकी मार्केट वैल्यू लगाई जाके तो मैंने देखा कि नहीं, ये जो मेरी बुक वैल्यू है उतनी की तो इसकी मार्केट वैल्यू है ही नहीं, तो उसको मैं राइट डाउन कर देता हूँ। इसी तरीके से जब मैंने अपने डेटर्स देखे तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें तो कुछ बैड डेट्स हो चुके हैं जिनको मैं जबरदस्ती अपने डेटर्स में ही दिखाया जा रहा हूँ, आइडली मुझे इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए था। तो मैं अपने डेटर्स को भी ट्रू वैल्यू पे ले आता हूँ और अगर कुछ प्रोविजन मैंने बना रखा है तो उसके अगेंस्ट में यूज कर लेता हूँ। अगर प्रोविजन कम है तो उसको फर्दर जो है मैं राइट डाउन कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं क्रेडिटर्स को मैं स्कैन करता हूँ। क्रेडिटर्स को स्कैन करता हूँ तो मुझे ऐसा पता लग सकता है कि कुछ क्रेडिटर्स जो हैं वो पैसा मांग ही नहीं रहे हैं या कुछ क्रेडिटर्स मेरी बुक्स में आ ही नहीं रहे हैं लेकिन वो पैसा मांग रहे हैं। सो जो भी सिचुएशन है, अगर कुछ क्रेडिटर्स पैसा नहीं मांग रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं क्रेडिटर्स के बैलेंस को कम कर दूंगा, क्रेडिटर्स को जो है मैं राइट बैक कर दूंगा। और अगर कुछ नए क्रेडिटर्स आके खड़े हो गए, मैंने कभी माल मंगाया था लेकिन उसका बिल ही नहीं आया तो मैंने बुक्स में खड़ा ही नहीं किया, लेकिन क्रेडिटर ने जो है वो पैसा मांगना शुरू कर दिया, तो मुझे वो क्रेडिटर्स भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जैसे ही मैंने अपने एसेट्स को रीवैल्यू किया, अपनी लायबिलिटीज को रीमेजर किया, तो मैं इस एक्सरसाइज को रिवैल्यूएशन बोलता हूं। और उस रिवैल्यूएशन की वजह से फाइनली सभी एसेट्स और लायबिलिटी का जो इम्पैक्ट है उनका वैल्यू ऊपर किया नीचे किया, जो कि मैंने ट्रू वैल्यू लेके आया, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से मैंने उसको किया। तो हो सकता है मुझे गेन हो या वो लॉस हुआ। अगर गेन है तो वो प्राइटर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, अगर लॉस है तो उनके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज ए डेबिट बैलेंस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस के टाइप्स क्या क्या है। सो एक्यूमुलेटेड लॉस जो है, इट कुड बी डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सो हम देखें, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है एक किसी साल में जो है लॉस आ गया, राइट, और जो है हमने जो है बजाय उसको पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करने के, हमने उसको जो है एज इट इज जो है खड़ा कर दिया।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो क्योंकि लॉस था तो P&L का जो है डेबिट बैलेंस आया, तो एज ए रिजल्ट जो है ये रिजर्व्स में नहीं गया, ये एसेट साइड पे जो है एज ए लास्ट आइटम जो है जाके खड़ा हो गया। आइडली जो है हमें इस लॉस को पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए था बाय वे ऑफ डेबिट टू देयर कैपिटल अकाउंट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये इस तरह के एक्सपेंसेस हैं जिसका जो है हमें ये लगता है कि जिसका बेनिफिट जो है 4-5 साल तक है, तो ऐसा करते हैं कि इसको अभी हम राइट ऑफ नहीं करते हैं। है तो ये खर्चे, ये एसेट्स नहीं है, लेकिन जो है इनका फायदा हमें लग रहा है कि अगले कुछ 4-5 सालों में रहेगा, तो इसको क्या करते हैं हम हर साल थोड़ा 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 करके अमोर्टाइज कर लेते हैं। मान लीजिए 5 लाख का खर्चा हुआ, जो जिसका मुझे फायदा लगता है कि अगले 5 साल होगा, तो मैंने क्या किया, पहले साल में 1 लाख अमोर्टाइज कर लिया और 4 लाख रुपए जो है उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस में दिखा दिया, और फिर उसके बाद हर साल जो है मैं 1-1 लाख जो है करके उसको अमोर्टाइज करता रहूंगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जो फर्म के जो है इनिशियली जब हम फर्म बनाई जाती है तो कुछ रजिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, उसको सेटअप रिलेटेड जो है एक्सपेंसेस हैं, इनको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। आइडली इनको भी हमें साथ के साथ राइट ऑफ करना चाहिए। कुछ फर्म जो है इसको जो है एज एन एसेट स्टैंड कर देती हैं और अगेन इसको अमोर्टाइज करती रहती हैं ईयर और ईयर, लेकिन जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ एन एक्यूमुलेटेड लॉस जिसका जो है हमें ट्रीटमेंट कर देना चाहिए ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है कि मान लीजिए कुछ एक बहुत बड़ा ब्रांड लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर कुछ हमने खर्चा किया है, कुछ हमने स्पोर्ट्स इवेंट किया है, कुछ हमने मार्केटिंग इवेंट किया है, जिसका हमें लगता है कि इस मार्केटिंग इवेंट करने से हमारे ब्रांड को जो है एक पुश मिला है और उसका जो है हम फायदा जो है अगले 2-3 साल तक जो है हम उठा सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, उस खर्चे को सारा का सारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं लेके जाते उस साल में, और हम जो है उसको उस खर्चे को एज एन एसेट ट्रीट कर लेते हैं और उसको ईयर ऑन ईयर अमोर्टाइज करने की कोशिश करते हैं। ये भी जो है एक एक्यूमुलेटेड लॉस है। आइडली जो है इस खर्चे को हमें उसी साल में, जिस साल में हमने इसको इनकर किया था, उसी साल में ही हमें उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ले जाना चाहिए था, तो जो है जो कि हम नहीं लेके गए। सो इसलिए जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट जाके वो खड़ा हो गया। बट ऑल दीज 4 टाइप्स, और इसी तरह के और भी खर्चे हो सकते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं। सो बेसिकली जो अगर कोई भी लॉस है या कोई भी एक्सपेंस है जिसको जो हम साथ के साथ P&L अकाउंट में नहीं लेके गए हैं, उसको हमने एक एसेट की तरह ट्रीट कर लिया है और उसको हम अमोर्टाइज कर रहे हैं या नहीं भी अमोर्टाइज कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे खर्चे जो है एक्यूमुलेटेड लॉस के नेचर में आते हैं। और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होगा, हमें जो है उनको ट्रीट करना है। हमने आइडली जो है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने उनको डेबिट कर देना है। अगेन जो है इसके बीच में अगर हम बात करें तो जो है पार्टनर्स आपस में जो है 2 ट्रीटमेंट जो है एग्री कर सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि ठीक है, जो है हम ये सारे के सारे जो खर्चे हैं, ये जो है या एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, इनको हम राइट ऑफ कर देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट से। और मे बी पार्टनर्स ये एग्री करते हैं कि नहीं, जो है इनको एज इट इज हम खड़ा रहने देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जो है इससे रिलेटेड जो भी चेंज इन रिकॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है, तो उसकी वजह से जो भी इम्पैक्ट आ रहा है वो हम पार्टनर्स जो है अपने कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट कर लेते हैं। सो दोनों मेथड जो भी अडॉप्ट होंगे, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है उसके हिसाब से ही चलेगा। सो पहले हम बात करते हैं कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर रिटर्न ऑफ, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी। बहुत सिंपल है, अगर ये एसेट अकाउंट में खड़े हुए तो मैं उस एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, और रिस्पेक्टिव पार्टनर्स अकाउंट जितने भी मेरे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या जो उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें मैं उनको डेबिट कर दूंगा, और जो है एक्यूमुलेटेड लॉस को जो है क्रेडिट कर देंगे। नरेशन हम लिख देंगे इसकी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर रिटर्न ऑफ एंड डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या दूसरा मेथड जो है, जहां पे हम ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टैंड ही करते रहेंगे, रिकॉन्सिलिएशन हो गया है, उसके बाद भी जो है एक्यूमुलेटेड लॉस एज इट इज खड़े हुए हैं, राइट। तो क्या जनरल एंट्रीज चलेंगी इसके बीच में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट एंड गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट। और जो है इसकी जो है हम नरेशन लिख देंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं। सपोज कर लीजिए मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, राइट, और वो डेबिट बैलेंस है 1 लाख रुपए का, और हमने ये फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, देयर आर 2 पार्टनर्स, राइट। और जो हमने सबसे पहले एग्जांपल लेके चले थे कि ए और बी 2 पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो थी 3:2। सो 1 लाख को हमने 3:2 के रेशियो में उनको डेबिट कर देना। सो इसमें हम क्या करेंगे, ए का शेयर आ जाएगा 60,000 रुपए, बी का शेयर आ जाएगा 40,000 रुपए, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है उसको जो मैं उसको
क्रेडिट कर दूंगा, राइट। लेकिन दूसरे मेथड में जहां पे ये बोला गया कि नहीं, ये जो है P&L जो डेबिट बैलेंस है 1,00,000 रुपए का, इसको चलने देते हैं इसको, राइट। लेकिन पार्टनर्स ने आपस में बीच में तो एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो चुका है, तो उसके बीच में जैसे हमने गुडविल में हमने इंपैक्ट निकाला था, उसी तरीके से इसमें हम इंपैक्ट निकालेंगे। सो अगर आपको याद होगा, उस एग्जाम्पल में जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा था 1/10 का आ रहा था, राइट। बी गेन कर रहा था और ए जो है सेक्रीफाइस कर रहा था। सो हम क्या करेंगे, जो एक्यूमुलेटेड लॉस है, जो इस एग्जांपल में मैंने वैल्यू ली 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 इंटू जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/10, सो इंपैक्ट आ गया 10,000 रुपीज। इस 10,000 रुपीज को जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, राइट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे कौन था, हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था ए, सो ए के अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और गेनिंग पार्टनर जो था हमारा जो था बी, तो उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। सो सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल में हम पूरा का पूरा लॉस को हम ट्रीट कर लेते हैं, सेकंड ट्रीटमेंट में हम उसका शेयर निकालते हैं, और शेयर निकाल के सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट कर देते हैं और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। सो एक्यूमुलेटेड लॉस रिटर्न ऑफ जो है, ये प्रेफर्ड ट्रीटमेंट रहता है जब क्वेश्चन में अगर आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रखा कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट नंबर 1 या 2 मींस राइट ऑफ कर देना है या कैरी फॉरवर्ड करना है, तो हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। और इसमें जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें हमारा कोड रहेगा SG सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व। सो अब हम देखेंगे कि अगर फ्री रिजर्व्स बुक्स में पड़े हुए हैं, हमें मिलते हैं, जो पार्टनर से स्कैन की बैलेंस शीट, तो उनका जो है हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। सो सबसे पहले फ्री रिजर्व्स के क्या एग्जांपल्स हैं, हमने कुछ एज एन एग्जांपल लिया हुआ है कि क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है जो कि हमने पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ था। जनरल रिजर्व हमने कभी बनाया था, एक रिजर्व बना के रख लिया था, प्रॉफिट्स में से कुछ पोर्शन जो है सेट असाइड कर दिया था पिछले सालों में, और हमने ये बोला कि जो है इसको कभी किसी कंटीजेंसी में तब हम यूज कर लेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो सकते हैं, या कोई कॉन्टीजेंसी रिजर्व हमने बना रखा है। सो ये इस टाइप के रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स वो रिजर्व्स हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने यूज नहीं करने हैं, राइट। हमने किसी भी जनरल पर्पस के लिए हम इनको यूज कर लेंगे। सो इनका जो है क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। सो अगेन जो है, इसके बीच में जो है पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि हम दो ट्रीटमेंट जो है कर सकते हैं, ईदर और, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। या तो रिजर्व जो है वो दीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पार्टनर्स, जितने भी रिजर्व हमारे को मिले हैं वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। या जो है रिजर्व्स आर कैरिड फॉरवर्ड, हम बोलते हैं कि नहीं, रिजर्व जो है एज इट इज जो है वो बुक्स में पड़े रहेंगे, इनको जो है हम रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले या बाद में जो भी बैलेंस शीट बनी है उसके बीच में रिजर्व्स जो है उनकी वैल्यू जो भी पड़ी हुई है वो एज इट इज ही दिखाई जाएगी। अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमने रिजर्व्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो क्या जनरल एंट्रीज इसकी पड़ेगी। सो रिजर्व्स हैं जो आपको पता है, इसके बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। हम फ्री रिजर्व्स, जो भी रिजर्व का नाम है वो रिजर्व का नाम यहाँ लिख देंगे, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, जो भी नाम से जो रिजर्व है उसको जो है, और अगर 2-3 है तो सभी को हम जो है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, और हम इन पार्टनर्स को बांट देंगे। सो बांटने का ये मतलब है उनके अकाउंट्स को हम क्रेडिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और ये जो है ये किस रेशियो में बटेंगे, ये जो है उनकी ओल्ड रेशियो, जो एग्जिस्टिंग रेशियो है उस रेशियो में ही ये बांटे जाएंगे। नरेशन हम लिख देंगे, फ्री रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स एंड क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, हम जो है रिजर्व्स को तो बुक्स में रखेंगे, अभी हम इसको बांटेंगे नहीं, तो हमारी क्या जनरल एंट्रीज रहेंगी। तो इसमें जनरल एंट्रीज रहती हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट। और इसकी हम नरेशन लिख देते हैं इसके बीच में, फ्री रिजर्व्स एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो जैसे मैंने आपको एक्यूमुलेटेड लॉस में मैंने समझाया था, सेम ट्रीटमेंट इसके बीच में है, लेकिन जो है अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सो इस केस में क्या है, हम रिजर्व को पूरा का पूरा बांट देते हैं। सो जितना रिजर्व है उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख देंगे, और पूरे रिजर्व से जो है पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या है, इस एग्जाम्पल में आपको गुडविल की तरह ट्रीटमेंट करना है। आपको उस रिजर्व का अमाउंट निकालना है, फिर उसके बाद जो है कितना जो गेनिंग पार्टनर है और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसका कितना शेयर है, रिजर्व को उस शेयर से मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर आएगा सिर्फ उस नंबर को हमने यहाँ पे डालना है,
राइट। गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट कर देंगे गेनिंग शेयर से, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर से। अगेन अगर हमारे को क्वेश्चन साइलेंट है, उसने कुछ दिया नहीं होगा कि हमारे को ये वाला मेथड लेना है या ये वाला मेथड लेना है, सो जो है रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना ही जो है प्रेफर्ड ट्रीटमेंट हमेशा रहता है। सो अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखा हुआ है जिसके बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप जो है रिजर्व्स को जो है पार्टनर्स के अकाउंट में पूरा पूरा बांट देंगे। अगेन जो है हमारा एक कोड जो मैं हमेशा आपको देता हूं किसी भी चीज को ट्रीट करने के लिए, वेदर इट इज रिजर्व, लॉस और रिवैल्यूएशन एनीथिंग, सो इसमें हमारा कोड रहता है GS, दैट इज गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है WCR। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑल गुड फर्म्स टेक नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड ट्रेन देयर वर्कमैन टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट्स। जितनी भी अच्छी फर्म्स होती हैं, कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमेशा जो है सेफ्टी प्रिकॉशन लेती रहती हैं और अपने वर्कर्स को हमेशा सिखाते रहते हैं कि कैसे ये सेफ्टी मेजर्स हैं, कैसे आपको अवॉइड करना है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। जब आप भारी भारी मशीनों के साथ डील कर रहे हैं तो कई बार जो है कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कोई यहाँ से कोई पार्ट गिर गया, वहां से कोई पार्ट गिर गया, या मशीन में हाथ आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसको कैसे अवॉइड करना है। ऑल द फैक्ट्रीज वर्क प्लेस डिस्पाइट ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड ट्रेनिंग, there may be a situation wherein a worker might meet an accident resulting into medical treatment or disability। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं या जो वर्क प्लेस हैं, डिस्पाइट टेकिंग ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस, सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए भी, ट्रेनिंग स्टाफ को बार बार देते हुए, उसको रीआइट्रेट करते हुए, फिर भी कभी कभी जो है ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाती है फैक्ट्रीज में कि जब जो है कि कोई वर्कर जो है वो हिट हो गया या उसके जो है कुछ उसको एक्सीडेंट हो गया, और इस एक्सीडेंट जो है ये इतना सीवियर था कि उसकी वजह से कुछ ना कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करना पड़ गया, या जो है उसको कोई डिसेबिलिटी हो गई। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इस वर्कर को जो है पैर में चोट लगी है और उसकी वजह से उसका पैर काम नहीं कर रहा और एक डिसेबिलिटी हो गई उसको। Since the accident taken place at the firm's premises, there is a claim from the workman employee। अब ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? ये एक्सीडेंट हुआ है फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में हुआ और हिट कौन हो गया? वर्कर। सो वर्कर जो है या जो वो एम्प्लॉई है, वो उसका जो है क्लेम, जो भी जो इलाज का जो खर्चा है या जो भी एब्सेंटिज्म की वजह से उसकी पे या कुछ अगर कुछ डिसेबिलिटी भी हो गई है और वो काम नहीं कर पाता, तो वो जो है एम्प्लॉई जो है या जो वर्कमैन है वो क्या करता है, एक क्लेम बनाता है, और वो क्लेम जो है फर्म के पास जाता है, पार्टनर्स के पास जाता है और उसको बोलता है कि देखो भी ये एक्सीडेंट जो है आपकी प्रीमाइसेस पे हुआ था डिस्पाइट टेकिंग ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस, और जो है इसकी वजह से जो है मेरा ये मेडिकल का खर्चा आया है, या मैं अब डिसेबल हो गया हूं, मैं आगे काम नहीं कर सकता, तो मेरा लॉस ऑफ पे जो है आज से लेके जब तक मैं रिटायर हुआ मेरा इतना लॉस ऑफ पे बनता है, तो आपको जो है मुझे इस चीज के लिए कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो वो एक क्लेम बना के देता है अपना। To meet such contingencies, good firms generally set aside funds and create specific reserve named workman compensation reserve। अब फर्म्स को भी ये बात समझ में आती है कि हम सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, बार बार हम रीआइट्रेट कर रहे हैं कि क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, हमने वहाँ पे सुपरवाइजर्स रखे हुए हैं जो ये इंश्योर करते हैं, हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं मशीन का, जिससे जो है मशीन्स ना रुके, मशीन्स में कोई पार्ट खराब ना हो, मशीन्स से कुछ एक्सीडेंट ना हो। ये सब प्रैक्टिसेस करते रहती है फर्म्स, लेकिन उसके बाद भी जो है आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड नहीं कर सकते। सो अगर एक्सीडेंट्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते तो आपको पता है कि अगर एक्सीडेंट होगा तो क्लेम भी आएगा, और उस क्लेम को हो सकता है कि किसी साल में इतना भारी वो क्लेम आ जाए तो जो है जिसको जो है पे करना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए फर्म क्या करती है, ईयर ऑन ईयर जो है जो अच्छी फर्म्स हैं वो एक रिजर्व क्रिएट कर लेती हैं टू मीट एनी इवेंचुअलिटी ऑन अकाउंट ऑफ दीज वर्कमैन क्लेम्स, और उस रिजर्व को हम बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। Any claim from workman is paid out of the workman compensation reserve। So workman compensation reserve बना के ये फायदा होता है कि अगर कोई भी क्लेम आ जाता है वर्कमैन से, तो हमने ये जो रिजर्व बना रखा है, हम इस रिजर्व में से ही उस क्लेम को उठा के पे कर देंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको वेरियस सिचुएशंस बताऊंगा कि जिसके बीच में क्या रिजर्व हमारे पास था, क्या हमारे पास क्लेम अमाउंट था, और उसके बाद जो है हमने उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया।
स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत मेहनत से बनाई गई है और इसी एक स्लाइड से आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो मैं चाहता हूं कि आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन से इस स्लाइड को देखें। सो सबसे पहले हम केस लेके चल रहे हैं व्हेन द क्लेम इज जीरो। कोई क्लेम है ही नहीं वर्कमैन से आया हुआ और हमारे पास बुक्स में रिजर्व खड़ा हुआ था 50,000। क्लेम हमने बोल दिया निल है, तो हमारे पास रिजर्व कितना सरप्लस बचा हुआ है 50,000। सो ये 50,000 जो पूरा जो रिजर्व है इसको हम फ्री रिजर्व की तरह ट्रीट कर देंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे इन देयर एग्जिस्टिंग या ओल्ड या करंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेकंड केस लेके चलते हैं हम, सेकंड सिचुएशन जहां पे जो मेरा क्लेम है वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से कम अमाउंट का है, मतलब मेरा रिजर्व ज्यादा है लेकिन मेरा क्लेम कम अमाउंट से आया। सो रिजर्व मेरे पास खड़ा हुआ है बुक्स में 50,000, लेकिन जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आया वो 35,000 रुपए था। सो मेरे पास जो है क्लेम कम है और जो है मेरे पास रिजर्व ज्यादा, मैं आसानी से जो है इसको पे कर पाऊंगा। सो ये पे करने के बाद भी जो है जो 35,000 का मैंने क्लेम पे किया उसके बाद भी जो है मेरे पास रिजर्व कितना बच गया, मेरे पास 15,000 रुपए। सो इस 15,000 जो रिजर्व मेरा बच जाएगा इसको जो है मैं पार्टनर से बांट दूंगा और 35,000 का मैं जो है अपना क्लेम पे कर दूंगा। तो सबसे पहले जो मैं अपना वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है उसको मैं डेबिट कर दूंगा और मैं क्लेम जो है वर्कमैन क्लेम लाइबिलिटी खड़ी कर दूंगा 35,000 रुपए की, और उसके बाद जितना मेरा रिजर्व बचा 15,000 रुपए वो मैं सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर दूंगा इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि जो जितने का मेरा क्लेम है उतने का ही मेरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। सो मेरा रिजर्व मैंने बना रखा था 50,000 और मेरा क्लेम भी 50,000 आ गया, ना ऊपर का आया ना नीचे का आया। सो इसमें मेरा रिजर्व कितना बचा, निल। सो इसके बीच में सिंपल हो जाएगा ना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को मैं डेबिट कर दूंगा और मैं जो है अपना वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी जो है मेरी वर्कमैन क्लेम लाइबिलिटी उसको जो है मैं क्रेडिट कर दूंगा। नेक्स्ट सिचुएशन हम लेके चलते हैं जहां पे क्लेम इज ग्रेटर देन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। जितना मैंने रिजर्व बनाया था उससे ज्यादा का क्लेम आ गया। तो मैंने रिजर्व कितना बनाया था 50,000, लेकिन क्लेम कितना आ गया 60,000। सो मेरा जो है रिजर्व 50,000 है, क्लेम 60,000 है। सो इसका मतलब मुझे जो है 10,000 का जो है मेरा डेफिसिट हो गया। सो इसमें मैं क्या अकाउंटिंग एंट्रीज डालूंगा, सबसे पहले जितना मेरा रिजर्व है उसको मैं डेबिट कर दूंगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 50,000 रुपीज, लाइबिलिटी मेरी 60,000 है और 10,000 जो है मेरा डेफिसिट है। जो मेरा डेफिसिट है उसको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दूंगा और उसके बाद जो मेरा वर्कमैन क्लेम जो है मैं 60,000 उसको जो मैं क्रेडिट कर दूंगा। और ये इन सभी सिचुएशन में सेकेंड एंट्री जहां पे भी जो है वर्कमैन क्लेम लाइबिलिटी है, मैं वर्कमैन क्लेम लाइबिलिटी को डेबिट करके मैं कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.